वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पोस्ट हमें चाहिए, एक जॉब चाहिए, ANM 10,709 बिहार में जो वैकेंसी आया है, तो आप लोग डेली रात को 9 बजे आ जाइए यहाँ पे और ANM की तैयारी कीजिए। प्रतिदिन रात के 9 बजे टॉप क्लास के क्वेश्चन यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन डेली आपको देखने को मिलता है, जो सबसे अलग और सबसे तेज़ तरार आपको कराया जाता है। ठीक है, कोई टाइम पास नहीं है, डेली आपको मिल जाएंगे। और आप लोग अगर पढ़ने वाले हैं तो यह 50 क्वेश्चन आप जो है 70 क्वेश्चन में तब्दील हो सकता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। बट अभी हम तैयारी कर रहे हैं ANM के लिए, तो ANM वाले पूरा के पूरा देखिए और बताइए कि आप लोग इस 50 में कितना सही कर पा रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने में, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। मतलब इसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा नहीं है। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट तो हैं ही, विटामिन इसमें से नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा वाटर सोलुबल विटामिन है। मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन बी एंड सी जो है जल में घुलनशील है, और बाकी के सभी विटामिन जो है वसा फैट में घुलनशील है। तो देखिए ADE ये तो फैट में घुलनशील है, बाकी बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। तो विटामिन ई के सबसे अधिक मात्रा मीट, सनफ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो इनमें सबसे अधिक विटामिन ई किस में मिलता है, सनफ्लावर में। ठीक है, याद रखने को अपन को। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो पता होना चाहिए नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। तो विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, जिसमें मसूड़ा में ब्लीडिंग, सूजन वगैरह होता है। और मैं बता दूं ये जो आप 50 क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, तो इस लिहाज से ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5वां नंबर का प्रश्न है, देखिएगा कि बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए। आप लोग को पता है कि एक बच्चे को स्तनपान के साथ में ऊपर से कुछ भोजन जो दिया जाता है उसी को पूरक भोजन कहते हैं। तो यह जो भोजन शुरू किया जाता है स्तनपान के साथ, वह जो है कब शुरू होता है, तो वह जो है 6 माह के उम्र पर। ठीक है, 6 मंथ में। ठीक है, ओके। 6ठे नंबर का प्रश्न है आपके यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। मतलब ऊतकों को रिपेयर कौन सा करता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ऊतक को रिपेयर करता है, क्षतिग्रस्त ऊतक को जो है मरम्मत करता है। ठीक है, 6ठा हो गया। 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। तेज बुखार, हल्का बुखार। ठीक है, उसके बाद है आँखों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो डेंगू में जो है हल्का बुखार नहीं होता है, तेज बुखार आता है, जोड़ों में दर्द भी होता है, आँख में दर्द, पूरे बदन में दर्द होता है। तो इसमें से राइट आंसर हल्का बुखार है, जो कि डेंगू का लक्षण नहीं है। और डेंगू में ब्लीडिंग भी होता है, तो ये बात समझ लीजिए। 8वां नंबर का है, VVM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो माय डियर VVM का फुल फॉर्म वैक्सीन वाइटालिटी मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, वाइल वेबिलिटी मॉनिटर। तो राइट आंसर होगा VVM, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर राइट आंसर होगा VVM का। नेक्स्ट है 9 नंबर का है, कहता है कि 19 माह पर निम्न में से कौन सा विटामिन ए का डोज दिया जाता है। मतलब 19 माह पूरा होने पर कौन से जो है इसमें से विटामिन ए का डोज दिया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे यूनिट होगा, 113 नहीं यहाँ पे। ठीक है, आयु होगा, याद रखिएगा आयु होगा। ठीक है, अपन को याद रखने को है आयु होगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, 19 माह पे एक जो है आपको यूनिट जो है आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 लाख जो है आपको जो है यूनिट जो है दिया जाता है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है। मतलब कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिससे हम किसी वस्तु से सतह से कोरोना वायरस को मुक्त कर सकते हैं, कौन से रासायनिक पदार्थ के जरिए। फॉर्मल्डिहाइड, मेथनॉल, ग्लूको, देख लीजिए ग्लूटरीहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के जरिए हम किसी भी वस्तु के सतह से कोरोना वायरस के मुक्त कर सकते हैं।
11 है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि इसकी इलाज की अवधि 6 से 8 माह गलत, 12 माह गलत, 20 से 24 माह भी गलत, ठीक है। इसका हम कम से कम 24 से 27 माह राइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर का प्रश्न, बहुत शानदार है। गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड यानी टीटी का जो टीका होता है लगने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए। मतलब एक टीका लग चुका है तो दूसरे टीका लगेगा तो इसके बीच में अंतराल कितना होनी चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 और कम से कम 12 सप्ताह। तो कम से कम जो है इसका राइट आंसर 1 माह का होता है 4 सप्ताह में, ठीक है। तो एक टीका लगने के बाद दूसरा टीका 1 महीने के बाद जो है लगा सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। तो आप लोग को ये भी बता चुके हैं BCG, ठीक है, OPV और हेपेटाइटिस B, यह तीनों जो है आपके जन्म के समय लगता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। पहले भी बता चुके हैं, जो लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो पता होगा, क्योंकि यह वीडियो नंबर 5वां है, ठीक है। यह वीडियो नंबर 5वां है। इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखें, जाके देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। कोविड-19 का बीमारी का कारण क्या है। बैक्टीरिया, वायरल, फंगस, प्रोटोजोआ। तो कोविड-19 किसके कारण होता है। वायरस के कारण, इसको याद रखने को है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। आपको पता है, देखिए यह जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, कितना आसान है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। बच्चे की बात करेगा तो लगभग 300 हड्डियां होती है, ठीक है। मांसपेशियां का बात करेगा तो कुल 639 के आसपास मांसपेशी होती है। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। 16 नंबर है, कहता है टीबी के जांच के लिए निम्न में से ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं। तो माय डियर, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए, VDR एलियन परीक्षण के लिए, एलिसा टेस्ट जो है आपके टाइफाइड में भी किया जाता है, और आपको पता है ये सब चीज़ें जो है होता है। नेक्स्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है या ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है, याद रखने को है। 17 है माय डियर, यहाँ पे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पता होनी चाहिए। पैंक्रियाज गलत, लीवर सही होगा, एस्प्लीन गलत, गोल्ड ब्लैडर गलत। तो राइट आंसर क्या होंगे इसके, आपके यही राइट आंसर होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे। तो मेरे डियर, आप लोग को पता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सा है, लीवर है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहीं पे मैं बता देता हूँ। पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों काम करता है, ठीक है। गोल्ड ब्लैडर पित्ताशय होता है, जहाँ पे पित्त स्टोर होता है, पता है। और लीवर से क्या होता है, पित्त जो है स्रावित होता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है हमारा, कहता है टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस होता किस में है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस जो है फीमेल में पाया जाता है, सॉरी टेस्टिस मेन में पाया जाता है, ठीक है। और मेल का जो है यह कौन से हार्मोन को जो है क्या करता है, बनाता है। तो पता होना चाहिए टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला जो हार्मोन है, पुरुष हार्मोन, वह होता है हमारा TSH गलत, कॉर्टिकोसोल गलत, इंसुलिन गलत, टेस्टोरेन हमारा सही हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए यह हमारा थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला है, TSH, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा होता है कॉर्टिकोसोल, एड्रिनल ग्लैंड से जो है स्रावित होता है, और इंसुलिन पैंक्रियाज से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 19 नंबर है, कहता है कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। तो लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्लूकोज गलत, सुक्रोज गलत, ग्लैक्टोज गलत, ग्लाइकोजेन राइट आंसर होगा। लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, ओके। 20 नंबर का है, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं। मतलब किसी समुदाय में, किसी आबादी में अगर कोई पहला संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, प्राइमरी केस कहते हैं उसको, ठीक है। 21 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दिवस वाला प्रश्न एक आएगा ही आएगा, पहले भी बता है, और सभी वीडियो में हम एक आध क्वेश्चन जो है दिवस वाला ला ही रहे हैं, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 22 नंबर है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। एक आध गो ऑब्जेक्टिव्स में इस प्रकार से आ जाते हैं। तो भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वह कौन है, वेंकैया नायडू गलत, प्रणब मुखर्जी गलत, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, यही हमारा सही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का है, MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। आप लोग को पता है 62, 71, 65, 84। तो MTP 71 जो है 1971, यह भारतीय संसद द्वारा 1971 में लागू किया गया, ठीक है।
निम्न में से बीमारियों में कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, मतलब ख़त्म किया जा चुका है? कौन सी बीमारी? क्षय रोग, मलेरिया, ठीक है। आगे है पोलियो, एड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पोलियो जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। ओके। 25 नंबर है, कहता है कि हरित क्रांति का आह्वान किसने किया? तो हरित क्रांति का जो आह्वान है वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, MS स्वामीनाथन, MS दलैया। तो MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक जो है माना जाता है, ठीक है। 26 नंबर है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ? 2 सितंबर 14, 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 15 अक्टूबर 2014 और 2 अक्टूबर 2013। तो इसको याद रखने का टेक्निक ये है कि आप महात्मा गांधी के जो डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर है और 2014 साल याद रखिएगा, यही स्वच्छ भारत मिशन का स्टार्ट डेट है, ठीक है। 27 नंबर है, आगे का प्रश्न है 27 नंबर, देखिएगा यहाँ पे कहता है कि तो यही है 27 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती, मानसून। तो आप लोगों को पता है 10th से ही पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है, ये प्रभावित हो रहा है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? फीको ओरियल के मतलब होता है कि मुख और मल द्वार, ठीक है, मुख और मल के द्वारा कौन सा रोग इसमें नहीं फैलता है? तो खसरा, टाइफाइड, ठीक है। आगे देखते हैं कोलेरा, हैजा और हेपेटाइटिस से। तो आपको ये समझना चाहिए कि खसरा जो है आपके ये मुख और जो है मल के द्वारा नहीं फैलता है। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है, आंतीय ज्वर कहते हैं इसको, तो यह जो है प्रभावित होगा, यह फैलेगा मुख मल से। हैजा, कोलेरा यह भी फैलता है। हेपेटाइटिस से लीवर को प्रभावित करता है, तो यह भी जो है होगा, लेकिन खसरा जो है नहीं होता है, मीजल्स जिसको बोलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है माय डियर, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? तो दस्त रोगियों में मृत्यु का मुख्य कारण उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण, सुस्ती। तो जो अगर किसी को दस्त होता है जिसमें पेट और मुंह से बहुत ज़्यादा जल निकल जाता है, तो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण निर्जलीकरण होता है, जल बहुत ज़्यादा कम जाता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों में ज़्यादातर जो मृत्यु का कारण बनता है दस्त रोग, निमोनिया, खसरा और आगे चलते हैं छोटी माता। तो सबसे जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा जो संभावना होता है निमोनिया के होने का, और इससे मृत्यु भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यह फेफड़ा को क्या करता है? संक्रमित कर देता है। 31 नंबर है, बच्चों में समान कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी फिल टाइम कितना होता है? तो आपको 1 सेकेंड से कम, 3 सेकेंड से कम, 5 सेकेंड से 7 सेकेंड से कम। तो देखिए बच्चों में समान जो कैपिलरी टाइम होता है वह 2 सेकेंड से भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे 2 सेकेंड ऑप्शन नहीं है, तो 3 सेकेंड से कम है, तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 32 नंबर का है, बहुत शानदार प्रश्न है। आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, समानता निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब समझिए कि आप एक 6 माह के बच्चे को, 6 मंथ्स के बच्चे को आप उसके विकास को देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 6 मंथ पर इसे जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। 6 मंथ्स में बच्चा छोटे वाक बोलना, ठीक है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा जो है स्वयं बैठ सकता है, और बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो एक 6 मंथ के बच्चे से आप यही उम्मीद कर सकते हैं, और उससे वृद्धि में यही आप आकलन कर सकते हैं कि वह स्वयं से बच्चा बैठ सकता है, ठीक है। तो यही जो है उसमें विकास देख सकते हैं आप। 33 नंबर है, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो माय डियर सामान्यतः बात किया जाएगा तो 2 से 3 केजी के आसपास में होता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल 2500 से 3 के बीच में यह जो है बच्चे का जो है वजन रहता है। बाकी हमारा राइट ये हो जाएगा, अगर इतना 3.5 किलो होगा तो हाई वेट हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, बाकी नॉर्मल 2 से 3 केजी हमारे भारत में जन्म के समय बच्चे के इसी के बीच में रहता है। 34 नंबर है, जब कंगारू मदर केयर KM
KMC जो है प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय के लिए प्रदान की जाती है? तो KMC आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें माँ जो है अपने बच्चे को अपने स्किन से, त्वचा से लगा के रखती है, ठीक है। तो यह कम से कम 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटे, 6 घंटे बताना है। सबसे जो कम से कम समय है 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे, ठीक है। 35 नंबर है लेबर रूम का तापमान, जहाँ पे प्रसव कराया जाता है उसका तापमान सेंटीग्रेड में कितनी होनी चाहिए? 20 से 24, 28 से 30, 26 से 28, 34 से 37। तो माय डियर 26 से 28 इज द राइट आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में, ओके। 36 नंबर का यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो मानव के दूध में पाया जाता है? IgG, IgM, IgA, IgA। तो दोनों ऑप्शन जो है IgG, एक जो है आप लोग कर लीजिए IG, ठीक है ना, IG एगो दूसरा ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C को बदल लीजिए, इसमें राइट आंसर IgA होगा जो मानव दूध में पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। 37 नंबर है BCG का वैक्सीन किस प्रकार से लगाया जाता है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, मस्कुलर, वेंडस। तो पता होनी चाहिए इंट्राडर्मल जो है आपके BCG का वैक्सीन लगाया जाता है। 38 नंबर है कॉपलिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? पता होना चाहिए कॉपलिक स्पॉट, चिकन पॉक्स गलत, मम्प्स गलत, मिजल्स सही होगा और पोलियो गलत। तो मिजल्स में जो है कॉपलिक स्पॉट देखने को मिलता है, ओके। 39 नंबर है ICDSC आप लोग को पता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास सेवा योजनाएं के लाभार्थी कौन है? मतलब ICDS के लाभ कौन लेते हैं? तो 6 वर्ष से कम बच्चा, ये सही बातें हैं। साथ में गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं भी इसका लाभ लेती है ICDC का, ठीक है। ICDC का फुल फॉर्म क्या होता है? ICDS। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास योजना, ठीक है। चलिए, तो A और B दोनों सही होगा। 40 नंबर है निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो सबसे बढ़िया स्रोत मांस गलत, फल गलत, दूध सही, सब्जी गलत। तो इसमें सबसे बढ़िया दूध से ही कैल्शियम मिलता है, ओके। 41 नंबर का प्रश्न है प्रसवोपरेतर रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमरेज जो है डैश में कौन सी दवा काम में नहीं आती है? तो प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उस रक्तस्राव को रोकने में कौन सी दवा काम में नहीं आती है? ऑक्सीटॉक्सिन, मिथर्जिन, ठीक है, देख लीजिए मीफेप्रेस्टोन और मिसोप्रोस्टॉल। तो इसमें से ये जो दवा है मीफेप्रिस्टोन जो है यह रक्तस्राव को रोकने में काम में नहीं आता है प्रसव के बाद, ठीक है। मीफेप्रिस्टोन जो है क्या करता है? तो मीफेप्रिस्टोन जो है MTP में काम में आता है, मतलब एवर्सन में काम में आता है, ठीक है। ये हो गया 42 नंबर का है प्रसव की संभावित तिथि EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? मतलब आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी को आपको डिलीवरी का डेट पता करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली माहवारी जो मेंसेज आया है उस मेंसेज जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन से लेकर, समझ गए ना, आखिरी जो माहवारी आया है ना उस आखिरी माहवारी के प्रथम दिन में जो है क्या करते हैं, प्रथम तारीख में 9 माह 7 दिन जोड़ते हैं तो हमें निकल जाता है डिलीवरी का डेट, बच्चा होने की संभावित तारीख। तो 9 महीना 7 दिन जोड़ते हैं, ठीक है। 43 नंबर है गर्भवती महिला में समान श्वसन दर कितनी होती है? तो आपको पता है गर्भवती महिला में श्वसन दर बढ़ जाता है जो कि 18 से 24 हो जाता है, जबकि नॉर्मल कितना होता है? 16 से 18, 16 से 20 के आसपास, ठीक है, पति होनी चाहिए। 44 नंबर है कहता है फीटोस्कोप से फीटल हर्ट साउंड गर्भधारण के कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो आपको पता होना चाहिए फीटोस्कोप, फीटो का मतलब होता है यह जो है फीटल से फीटो बना है, फीटल के मतलब भ्रूण और फीटोस्कोप, स्कोप मतलब दर्शी देखने वाला और फीटो मतलब जो होता है भ्रूण, मतलब भ्रूण के हर्ट को सुनने वाला जो फीटोस्कोप कहते हैं। यह कितने सप्ताह बाद सुन सकते हैं फीटल के हर्ट साउंड को? मतलब गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसके हर्ट साउंड को कब सुन सकते हैं? तो 20 सप्ताह में जो है हम सुन सकते हैं, ठीक है, 20 सप्ताह में होने पर।
45 है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है। तो एनीमिया के कंडीशन में चूँकि गर्भवती महिला को ब्लड ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसको बच्चों को भी जो है देना पड़ता है। तो जैसे ही 11 जो है आपके हीमोग्लोबिन यूनिट 11 से कम आ जाता है परसेंटेज, तो जो है आपके एनीमिया के अंदर गर्भवती महिला आ जाती है। ठीक है। 46 है IUCD का क्या तात्पर्य है। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, यही इसका फुल फॉर्म होगा। देख लीजिए कहाँ है, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा IUCD। ठीक है। उसके बाद है 47 नंबर, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन में पढ़ा चुका। देखिए यह क्वेश्चन पेपर है जो पिछला साल जो है पूछा गया था, वो मैं करा रहा हूँ ये वाला। तो देख सकते हैं मैं जो पढ़ाया 2-4 वीडियो में ही पढ़ाए हैं, तो बहुत सारे इसमें आ चुका है, देख रहे हैं ना। तो फीटल हार्ट रेट सामान्यतः जो है बच्चा में जो धड़कन होता है वह सामान्यतः 120 से 60 के बीच में होता है। सबसे ज़्यादा जो है फीटल भ्रूण में ही होता है। ठीक है। 48 नंबर देखिएगा, प्रत्येक प्रसव से पहले जांच में किससे जो है जांच की जाती है, किसका जांच की जाती है। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, HCG, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर। ठीक है। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, HPL। तो प्रत्येक प्रसव से पहले, लेबर से पहले किसकी जाँच की जाती है, हीमोग्लोबिन की, यूरिन शुगर की और यूरिन एल्बुमिन की। तो यह जो है बी वाला जाँच जो है प्रसव से पहले कराया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 49 है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टिटनस टॉक्साइड का पहला टीका लगा था। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे। तो वही चीज़ें हैं, ये भी क्वेश्चन बता दिए थे कि हम एक टीके के दूसरे महीने 1 महीने के बाद दूसरे टीके लगाते हैं। तो मानिए एक गर्भवती महिला है, ठीक है, 4 माह के गर्भ पर टिटनस के पहला टीका वह जो है लगी थी। तो वह 8वें माह में जांच हेतु आई है, तो आप टीटी के टीके लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो कम से कम अंतर कितनी होनी चाहिए, 1 माह के, 2 टीटी के टीके के बीच में 1 माह के कम से कम अंतर होना चाहिए। तो यह 4थे माह में एक टीका लगा है, तो अगले जांच के लिए वह 8वें महीना में आई है गर्भावस्था के, तो वह टीका लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके निर्णय में हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल टीका लगेगा, दूसरा टीका लगेगा, क्योंकि 2 टीके के बीच में कम से कम 1 महीने के अंतर होनी चाहिए। तो यहाँ तो 1 महीना से ज़्यादा है, पहले 4था महीना में लगा था, अब 8वें महीना में आई है, तो दूसरा टीका लगेगा। 5वां है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जाँचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पेशेंट में देखते होइएगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, इसको जो है ब्लड लेकर जांचा जाता है, तो उसमें कौन से जो है चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करने में, HB की मात्रा। तो माय डियर NaOCl यह केमिकल होता है, NaOCl। यह केमिकल के थ्रू जो है हीमोग्लोबिन की परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं कि किस में कितना लेवल है हीमोग्लोबिन का, मीन्स HB का। ठीक है। तो NaOCl याद रखिएगा, NaOCl। ठीक है। तो आज का यह 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। जो भी पढ़ने वाले डियर हैं, मैं यही कहूँगा कि एक शेयर जरूर लगा दीजिए। अगर यह आपको डेली क्वेश्चन सही लग रहा है तो जितने भी नर्सिंग का ANM का ग्रुप है शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि इससे बेहतरीन जो है आपको कोई नहीं क्लास देगा जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। एकदम आपको सटीक नॉलेज मिलेगा और जो सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और ये भी मैं बता दूँ, आप इसे किसी भी नर्सिंग के कंपटीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी ANM का क्लास तो ज़रूर है, लेकिन आप किसी भी स्टाफ नर्स हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, CHO हो गया या ANM हो गया, सबके लिए यह जो है आपका यूजफुल ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।